स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव। पॉलिटी की आज मेरी पहली क्लास है और इस क्लास में आज अपन पॉलिटी के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जितने भी एमसीक्यूज प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं उसमें पॉलिटी के अगर क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 90% अपने क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशंस में आते हैं। अब अपन आज इस पहली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों ने बनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, इन सब चीज़ों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बुक है जिसमें कुछ मूल सिद्धांत लिखे हुए हैं। ये मूल सिद्धांत सरकार, शासन या राष्ट्र को चलाने के लिए मूलभूत हैं। मतलब इन मूल सिद्धांतों से ही अपने जो सरकार चलती है, शासन चलता है या राष्ट्र के सभी कामकाज होते हैं। ये मूल सिद्धांत हमारी संविधान सभा द्वारा उल्लेखित किए गए हैं। हमारी संविधान सभा जो उस समय के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब अपन देखते हैं कि ये संविधान सभा क्या है। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा साहब इब्राहिम लिंकन ने दी थी। उन्होंने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात उन्होंने बताया कि जनता है जो सर्वे सर्वा है। मतलब जनता ही सरकार बनाएगी, जनता ही सरकार चलाएगी, जनता ही शासन चलाएगी, जनता ही कानून बनाएगी और जनता ही कानून को लागू करेगी। तो ये जनता ही फिर संविधान बनाएगी। लेकिन मैंने तो अभी कहा कि संविधान सभा ने अपना कहा, ये जो है संविधान वो बनाया है। देखो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता स्वयं क्या करती है, सरकार चलाती है, सरकार बनाती है, विधि बनाती है, कानून बनाती है, संविधान बनाती है। मतलब ये अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो उन राष्ट्रों में उपयुक्त है जिन राष्ट्रों की जनसंख्या अत्यंत कम है। अर्थात वो लोग एक साथ बैठकर कानून बनाने, सरकार चलाने, उन पे डिस्कस कर सकती है, एक मत हो सकती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में है, वहाँ पॉपुलेशन कम है तो वो जनता डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू अपना शासन चलाती है। लेकिन भारत जैसे बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कंसेप्ट है। वहाँ पे क्या है कि जनता डायरेक्ट, इतनी बड़ी जनता डायरेक्ट कानून बनाने, सरकार चलाने में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकती। ऐसे में जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि उन जनता के बिहाफ पर क्या करते हैं, शासन चलाते हैं, सरकार बनाते हैं और संविधान बनाते हैं, विधि बनाते हैं। जनता है जो अपने प्रतिनिधि चुनती है कुछ। ये प्रतिनिधि इन जनता के बिहाफ पर काम करते हैं। और उस समय भारत की जनसंख्या ज़्यादा थी और उन जनता के प्रतिनिधि जो संविधान सभा के रूप में बैठे थे, उन्होंने इस जो अपने संविधान को बनाया था। तो संविधान सभा क्या थी, अपना संविधान क्या है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब मैं डिस्कस करूँगा कि संविधान में क्या है। देखो, इस संविधान में अगर मैं कहूँ तो कुछ भाग हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक है, और कुछ अनुसूचियाँ हैं। अब ये मैं डायरेक्ट आपको बताऊं कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियाँ क्या है, तो ये समझ में आपको थोड़ा मुश्किल से आएगा। तो अपन इसका कंपैरिजन करते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक से। अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड बुक की, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोलोगे तो उसके पहले पेज पे खोलते ही भूमिका लिखी होगी कि भाई ये भूमिका है इस बुक की। उस बुक में ये भूमिका उस बुक का एक संक्षिप्त परिचय देती है कि आगे इस बुक में क्या लिखा हुआ है,
ठीक है। उसी प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल या उद्देशिका कहते हैं, ये अपने संविधान का एक संक्षिप्त परिचय है। इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, जो आगे संविधान में क्या लिखा हुआ है, इस संविधान का मर्म क्या है, वो संक्षिप्त में इस प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर अपन बुक को खोलते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको खोलते हैं, तो फिर आता है चैप्टर्स, या जिसको कहते हैं लेसन्स। तो हमारे संविधान में ही इसी प्रकार चैप्टर है, या जिसको कहते हैं भाग। देखो, मूल रूप से हमारे संविधान में 22 भाग थे, जो समय के साथ बढ़कर 25 हो गया। आज वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। जिस प्रकार एक सामान्य किताब में चैप्टर्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान में भाग हैं। मतलब संविधान में 22 भाग है, 22 चैप्टर हैं। ठीक है। अब अगर अपन आगे देखते हैं, उस किताब को खोलेंगे, चैप्टर्स के अंदर कुछ पैराग्राफ होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो संविधान में अनुच्छेद हैं, जैसे किताब में क्या होते हैं पैराग्राफ, उसी प्रकार हमारे जो संविधान में है क्या है, अनुच्छेद है, या जिसको आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। ये आर्टिकल मूल रूप से 395 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 448 है। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो संविधान में थी, उनको आगे चलकर एक संक्षिप्त रूप में डिस्कस किया गया, उनको अनुसूचियाँ कहा गया। ये अनुसूचियाँ प्रारंभिक रूप में 8 थी, और आज अपन इसकी बात करें तो अनुसूचियाँ 12 हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि संविधान में कुछ मूल सिद्धांतों का उल्लेख है, जो राज्य सरकार या राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर अपन ने देखा कि प्रस्तावना, प्रियम्बल और उद्देशिका क्या है। जो संविधान का एक संक्षिप्त परिचय है, वो देती है प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका। जिस प्रकार नॉर्मल किताबों में चैप्टर्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान में भाग हैं, जो पहले मूल रूप से 22 थे, आज उस संशोधन के पश्चात 25 हो गए। जिस प्रकार चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ होते हैं, हमारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए जो है अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जो पहले मूल रूप से 395 थे, आज 448 के करीब हैं। ठीक है। फिर अनुसूचियाँ पहले 8 थी, आज 12 है। देखो, अब ये तो संविधान का एक और भी हो गया कि संविधान में क्या लिखा है। अब अपन देखते हैं सरकार के संदर्भ में। देखो, संविधान और सरकार, ये दोनों पार्ट ऐसे हैं कि पॉलिटी में 85 से 90% क्वेश्चंस इन दोनों ही चैप्टर से आते हैं। अब सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंगों में पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। जिसमें से विधायिका, जैसा इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, विधि, मतलब ये विधि को बनाने का काम करते हैं, या मैं कहूँ लॉ मेकिंग का काम करते हैं विधायिका। फिर अपन बात करते हैं कार्यपालिका, तो ये विधि या कानून जो बनेगा उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका जस्टिस का काम करती है, न्याय का काम करती है। देखो, इन सरकार के तीनों अंगों में चेक एंड बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस कंसेप्ट ये होता है कि इन तीनों में से अगर कोई एक अंग संविधान या फिर आदर्शों के खिलाफ जाके कोई कार्य करता है, चाहे या अनचाहे रूप में, तो बाकी के दोनों अंग इस पे कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस प्रकार इन तीनों अंगों में चेक एंड बैलेंस है। ठीक है। और ये तीनों
किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मतलब दूसरे के कार्य को एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, ये विधायिका अपनी लॉ मेकिंग का काम करेगी, कार्यपालिका अपना इन विधि को लागू करने का कार्य करेगी और न्यायपालिका जस्टिस का काम करेगी। अगर ये एक दूसरे के काम को करने लग जाएंगे तो इस सरकार के चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सरकार के तीनों अंग जो है, ठीक है, ये 3 स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर ये सरकारें 2 हैं, जैसे जहाँ शहर है वहाँ शहर में है सरकार और गांव की सरकार गांव में। स्थानीय स्तर पर ये 2 सरकारें चलती है, शहर और गांव में अलग अलग। ठीक है, तो सरकार के तीनों अंग केंद्र में भी है, राज्य में भी है और स्थानीय स्तर पर भी है। देखो, एक व्यक्ति भारत का नागरिक 5 सालों में 3 या 4 बार वोटिंग करता है। मैं क्यों कह रहा हूँ 3 या 4 बार? देखो, एक तो केंद्र में करेगा, एक राज्य में करेगा और एक स्थानीय स्तर में। जो गांव के लोग गांव में वोटिंग करेंगे और शहर के लोग शहर में वोटिंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान में तो शहर में रह रहे हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं गांव से कनेक्शन है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना गांव से नाम नहीं हटाते हैं, अपने गांव में भी एक पहचान होती है। तो वो शहर के लोग जब इलेक्शन आते हैं गांव के, तो गांव में जाके भी वोटिंग करते हैं। तो ऐसे लोग 4 बार वोटिंग करते हैं, 5 सालों में 4 बार वोटिंग करते हैं। और कुछ लोग हैं जो 3 बार वोटिंग करते हैं। जो शहर में है शहर में वोटिंग करेगा, गांव में है गांव में वोटिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग, मतलब एक नागरिक क्या करता है, वोट करके सरकार बनाता है। अब देखो, कोई नागरिक वोट करेगा तो वो किसको वोट करेगा? देखो, अपने प्रतिनिधि को वोट करेगा। प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, प्रतिनिधि चुनकर पूरे देश में से या फिर पूरे क्षेत्र में से, जैसे मैं कहूँ कि सरकार देश की बन रही है तो पूरे देश को अपन निर्वाचन क्षेत्रों में बांटेंगे। अगर राज्य की बात कर रहा हूँ तो पूरे राज्य को अपन निर्वाचन क्षेत्र में बांटेंगे, या मैं शहर की बात कर रहा हूँ तो पूरे शहर को निर्वाचन क्षेत्र में बांटेंगे। और प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा और ये प्रतिनिधि उस सरकार की, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो या फिर स्थानीय स्तर की हो, उसकी विधायिका में बैठेगा। सरकार के 3 अंग मैंने बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये सब प्रतिनिधि जाके कहाँ बैठेंगे? विधायिका में बैठेंगे। फिर इस विधायिका में से ही कुछ लोग चुने जाएंगे और फिर ये कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पे ये समझना चाहिए अपन को कि कार्यपालिका 2 तरह की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। इस अस्थायी कार्यपालिका में जो विधायिका से चुनकर लोग कुछ कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे वो बैठेंगे।